हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ दिन पहले से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है, तो उसी में ही हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है यानी मूल अधिकार के बारे में आज पढ़ेंगे। अगर आपको इससे पहली वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आप चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर वीडियो आपको इससे पहली सारी मिलेंगी। नागरिकता, संघराज्य क्षेत्र, वो सब आपको प्रोवाइड हैं। तो खैर, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें भाग 3 का वर्णन है मूल अधिकार में, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक। अब मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी मूल अधिकार को हम भारत का मैग्ना कार्टा भी इसको बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मूल अधिकार है, इसका जो संविधान निर्माता है, इसके संबंध में जो संविधान निर्माता है वो अमेरिकी संविधान है। ठीक है, उससे ये प्रभावित रहा। खैर, तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे, जो हमारे आर्टिकल यहाँ से 12 से लेकर 35 तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 12 की। तो अनुच्छेद 12 क्या है? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य को कैसे डिफाइन करना है, यानी भाग 3 में वर्णित आर्टिकल 12, जिसमें क्या है कि जो हमारे वैधानिक और गैर संवैधानिक होते हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल, तो ये सब एक राज्य की परिभाषा में अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कुछ राज्य सरकार के जो विधायी अंग होते हैं, उनको प्रभावित करने वाली सरकार या राज्य विधानमंडल। ठीक, इस तरीके के जो राज्य की परिभाषा को डिफाइन करते हैं। जैसे हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी, कोई भी एक निजी इकाई या एजेंसी हो जो बतौर राज्य की संस्था के काम कर रही हो, ठीक, वो आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। बस आपको ये माइंड में रखना है। ठीक। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों के असंगत विधियां। ठीक, इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें मैंने ऊपर लिख भी रखा है, ये मौलिक अधिकार लागू करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मूल अधिकारों का हनन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधा अपनी अर्जी पेश के द्वारा आर्टिकल 32, उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226, इनके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित जो हुआ था वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा हुआ था। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट निकल के आ सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, जब स्थायी विधियाँ होती हैं संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होती हैं, तो उसमें इसको एक व्यापक रूप दे दिया गया है कि असंगत विधियाँ को एक व्यापक रूप दे दिया गया। जैसे विधि का बिल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा चल रही है, गैर विधायिक स्रोत हो गए, इस तरीके से मूल अधिकारों की जो असंगत विधियाँ हैं वो हमारे अनुच्छेद 13 में घोषित की गई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें एक संविधान संशोधन की कोई विधि नहीं है। मतलब कि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान संशोधन की कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक हमारा हुआ था केशवानंद भारती बनाम मामले, वो हमारा कब हुआ था आपको पता ही होगा, 1973। ठीक है, केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो या उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ये हमारा कहता है अनुच्छेद 13। गॉट इट। इसके बाद हम चलते हैं, ये बीच में है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में हम पूरा आगे विस्तार से पढ़ेंगे। 58, 59 आपातकालीन निलंबन। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति शासन हुआ, आपातकाल हुआ, तो ये अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, अन्य 20 और 21 को छोड़कर। अगर 20 और 21 बहुत ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, हमारे मूल अधिकार हैं ये, जिनका ये निलंबित नहीं होते, इनके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने आर्टिकल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, हाँ चलो इसे देख लेते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 6 मूल अधिकार वर्णित हैं, लेकिन पहले कितने थे? 7 थे। सभी को पता होगा कि 7वां जो हमारा मूल अधिकार था वो कौन सा था हमारा, जो किसके लेकर था? संपत्ति के अधिकारों को लेकर, अनुच्छेद 31। अब हुआ ऐसा कि संविधान संशोधन अधिनियम 44वां 1978 के द्वारा इस आर्टिकल को इस सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिलहाल अब हमारे 6 मूल अधिकार हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है?
समानता का अधिकार। ठीक है, इसे हम थोड़ा डिफाइन करें तो विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों से के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा में देखो डिफाइन करें तो क्या कहते हैं कि पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो शब्दों का ज़्यादा यूज हुआ है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, लेकिन विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपको दोनों पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा रखने हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ज़्यादातर। सभी को पता है अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार है, लेकिन मेन रीज़न क्या है इसके अंदर वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, अधिकारी, गैर अधिकारी, सब इसमें समान है। समानता के अधिकार में मतलब कि जो भी हमारे कुल मिला के जैसे कोई भी नागरिक हुआ, वह किसी विदेशी या किसी पर उसका जो समान अधिकार लागू होगा। यानी जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, मान लो कोई विधि न्यायालय है, सभी व्यक्तियों के लिए उसका समान व्यवहार होगा, कोई भी इस चीज़ से ऊपर नहीं है। आप समझ सकते हो कि हम जो एकजुटता है सभी के लिए समान है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफाइन है। और एक हमारे ब्रिटिश न्यायवादी थे डाइसी, तो उनका ये मानना था कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। ये थोड़े सुनने में आपको वर्ड हार्ड लगते हैं, लेकिन आपको सिंपल भाषा में समझना है कि अनुच्छेद 14 क्या है। खैर, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 15। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक मूवी आई थी आर्टिकल 15। आपने सभी ने नहीं देखी होगी, लेकिन किसी ना किसी ने वो देखी थी। वो मूवी में सिर्फ अनुच्छेद 15 के बारे में बताया गया था कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, उसमें उस मूवी में जो डिफाइन किया गया था कि जो लो कास्ट होती हैं उनको किसी दूसरे गांव का पानी पीने का अधिकार नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब कि कुल मिलाकर बिल्कुल भी जो धर्म के आधार पर कि मैं फलाना, मैं ढिमकाना, वो इस टाइप से हमारा अनुच्छेद 15 कहता है कि इसके आधार पर किसी से किसी तरह का कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक, मैं इसमें ऊपर कुछ थोड़ा बताना भूल गया हूँ। अनुच्छेद 14 में एक चीज़ और है, ये सभी के लिए समान है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके अपवाद हैं। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने कार्यकाल में किसी में अगर वो निर्णय देश के किसी न्यायालय में उनका कोई भी निर्णय जवाबदेह नहीं होगा, मतलब कि उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये सब जो प्रावधान है वो एक अपवाद है इस चीज़ के। आपको जैसे कि पता है कि अपवाद में बहुत सी चीज़ें हैं। अब 15 में मैंने आपको बताया था कि धर्म, मूल, वंश, जाति से कोई विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब ये समानता के अधिकार हमारे 14 से 18 में आते हैं। तो इसमें ये 15 में पूरा इसका वर्णन है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर इसमें धर्म, वंश, मूल, जाति की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो, जैसे कि तुम्हारा हो गया जो एक संविधान संशोधन था हमारा 93वां संविधान संशोधन 2005, तो उसमें जो पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के छात्र थे, तो उसमें जो उच्च शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसमें 27 सीटें आरक्षित भी की गई थी। जैसे IIT, IIM, ठीक इस तरह की है कि मतलब किसी से कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सभी को इसका अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। अब लोक नियोजन, जैसे कि मान लीजिए राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्त किसी भी विषयों में संबंधित सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता ही मतलब अवसर की जो समानता है वो इक्वल होगी, समानता होगी, तो किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें जो भेदभाव नहीं किया जा सकता वो ऊपर आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, निवास के आधार पर किसी भी
कोई भी एक राज्य के किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक, इसके बाद है हमारा अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 है। ठीक है, 17 की बात करें तो इसमें एससी के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 था। तो इसमें अगर 17 की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान है, जैसे कि कोई किसी की जो भी निर्योग्यता है उसको लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जैसे अब सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पूजा कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसको उस जगह से पूजा करने से रोक दिया जा रहा है, तो वो इसमें नहीं होगा। ठीक, जैसे किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अस्पतालों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक, धार्मिक, दार्शनिक कोई भी एक ऐसी चीज़ हो उसके लिए योग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक, समझ रहे हैं आप मैं किस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी से वो पूजा कर सकता है, अपने धर्म को मानने का उसे पूरा अधिकार है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। आर्टिकल 18 क्या है हमारा, कि आर्टिकल 18 में सबसे पहले जो वर्णित है उपाधियों का अंत। उपाधि जो पहले अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, आई एम महाराजा विक्रमादित्य है। ठीक, तो महाराजा नहीं, अब ये नहीं लगाएगा क्योंकि 1960 में भी ऐसा हुआ था और कुछ 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित यही है कि जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर, तो ये इसका निषेध करता है। जैसे भारत से कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करेगा बिना अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, उसकी सहमति होनी जरूरी है राष्ट्रपति की इसमें। तो कुल मिलाकर यही है कि उपाधियों का अंत है इसमें अनुच्छेद 18। तो गाइज इस वीडियो में मैं आर्टिकल 18 तक पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर उसको आप इतनी देर तक बोर हो जाते होंगे। तो आज मैं इसमें आर्टिकल 18 तक पढ़ा रहा हूँ, कल मैं आर्टिकल 19 से आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो गाइज अब तक जो इसमें मैंने बताया वो कुछ ऐसे फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो डीपली हैं। बाकी तो सबको पता है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, लेकिन हमें उसका पूर्णतः उसके बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी चीज़ को डीपली नहीं पढ़ोगे वो हमेशा आपको धोखा ही देती रहेगी। एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, बस उसमें कमी क्या होती है, आपके साथ नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। देखो, कमजोरी हमें अपनी पता होती है। कोई भी चीज़ है, अगर हम उस चीज़ को डीपली नहीं पढ़ेंगे, मेरे सामने कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं देखता हूँ वो शिट, मैंने इसको छोड़ दिया था पढ़ते पढ़ते, या मैंने इसको अच्छे से नहीं कवर किया था, जिस वजह से वो क्वेश्चंस हमारा गलत हो जाता है। तो गाइज आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जितना पढ़ना है डीप जाकर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम मौके देता है। तो गाइज़ तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।